Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही अहम चैप्टर 63 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब एसआईसी इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये शब्द यूपीएससी सिलेबस में बार बार आते हैं और ये टॉपिक एसआईसी सीधा इनसे जुड़ता है। हाँ बिल्कुल। प्रीलिम्स हो या मेंस, एसआईसी को समझना तो मतलब बहुत ही जरूरी है। आज हम यही कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये एसआईसी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और सबसे बड़ी बात ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को जमीनी हकीकत कैसे बनाता है। बिल्कुल, और हम फोकस करेंगे उन स्पेसिफिक डिटेल्स पर जो प्रीलिम्स के लिए बहुत क्रूशल हैं, जैसे आरटीआई एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस कौन से हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, पावर्स, टेन्योर, रिमूवल। हाँ, और चैलेंजेस क्या हैं इसकी वर्किंग में वो भी देखेंगे। एग्जैक्टली। और साथ ही मेंस के लिहाज से इसकी इंडिपेंडेंस कितनी है, इफेक्टिवनेस और ओवरऑल रोल क्या है, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी जरूरी है। जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका सीधा कनेक्शन है, जैसा हमने कहा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से। बिल्कुल। ये एक्ट तो नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी पाने का एक पावरफुल अधिकार देता है, पर सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं होता ना। सही बात है। उसे लागू करवाने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। एसआईसी स्टेट लेवल पर वो मैकेनिज्म है। हाँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट भी है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 15 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी करके। अच्छा, सेक्शन 15। जी। और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कानून द्वारा बनाई गई संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। राइट, ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। हाँ, एंड इट्स डिजाइंड एज अ हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका काम ही यही है कि आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन राज्य स्तर पर सुनिश्चित करे। तो मतलब इसका मेन काम हुआ आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस को लागू करवाना, नागरिकों की कंप्लेंट सुनना अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है या देर से मिल रही है या गलत मिल रही है। हाँ, या फिर अनुचित फीस मांगी जा रही हो। हाँ, और अपील्स पर फैसला देना। बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑफिसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पीएसयूज हैं, जी, उन सब में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने वाला एक वॉचडॉग है। बिल्कुल सही, एक प्रहरी। चलो अब देखते हैं कि इस कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके मेंबर्स अपॉइंट कैसे होते हैं। यूपीएससी मेंस में अक्सर इस तरह का सवाल बन सकता है, जैसे critically examine the composition and appointment process of the State Information Commission. Does this process adequately safeguard its functional independence? जी, ये इंडिपेंडेंस वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस ही इसकी इफेक्टिवनेस तय करती है काफी हद तक। हाँ, तो स्ट्रक्चर की बात करें, एसआईसी में एक होते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी एससीआईसी, और उनके साथ होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स यानी एसआईसीज। कितने? इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। एग्जैक्ट नंबर स्टेट गवर्नमेंट तय करती है अपनी जरूरत के हिसाब से। ओके। और अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। हाँ, ये कमिटी कॉम्पोजिशन प्रीलिम्स के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम, सदस्य होते हैं विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोपी, और एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें सीएम नॉमिनेट करते हैं। तो सीएम, एलओपी और एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर, यहीं पर एनालिसिस का पॉइंट आता है ना? बिल्कुल। देखो, कमिटी में लोपी का होना थ्योरेटिकली तो ये इंडिपेंडेंस और बैलेंस लाने की कोशिश है। जी, ताकि सिर्फ रूलिंग पार्टी का दबदबा ना रहे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल सवाल ये है कि कमिटी में सीएम और उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए मिनिस्टर का बहुमत है, 2 लोग सत्ता पक्ष से, 1 विपक्ष से। तो क्या ये स्ट्रक्चर वास्तव में एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नियुक्ति सुनिश्चित कर पाता है? ये मेंस के लिए सोचने वाली बात है। ये एक वैलिड कंसर्न है, बिल्कुल है।
अच्छा, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कमिश्नर्स बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति को पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ होना चाहिए, मतलब सार्वजनिक जीवन में एक जानी मानी हस्ती, प्रतिष्ठित व्यक्ति। एमिनेंस, जी, साथ ही लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफी वाइड रेंज है फील्ड्स की। हाँ, और कुछ इम्पोर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं। ये प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर याद रखने लायक है। बताइए। वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी स्टेट यूटी लेजिस्लेचर के मेंबर, एमएलए, एमएलसी नहीं होने चाहिए। ठीक। कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होने चाहिए और कोई बिजनेस या प्रोफेशन भी नहीं चला रहे होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस तो इंश्योर करती हैं कि कमिश्नर्स नॉलेजेबल हों, एक्सपीरियंस्ड हों और पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें। हाँ, कोशिश तो यही है। लेकिन ये जो टर्म है एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं है। इसकी इंटरप्रिटेशन तो अलग-अलग हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल। क्या इससे सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ी सब्जेक्टिविटी या पोटेंशियल बायस का एलिमेंट नहीं आ जाता? खैर, आगे बढ़ते हैं। किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी के प्रभावी कामकाज के लिए उसके मेंबर्स की टेन्योर, सिक्योरिटी और सर्विस कंडीशंस बहुत मायने रखती हैं। जी हाँ। एसआईसी के केस में क्या व्यवस्था है और ये उनकी इंडिपेंडेंस को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर SICIC और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स SICs का जो कार्यकाल है वो अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक होता है। अच्छा, ये केंद्र सरकार तय करती है। जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद टर्म ऑफ ऑफिस और सैलरीज, अलाउंसेस और दूसरी सर्विस कंडीशंस SICIC और SIC की अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिटरमिन की जाती हैं। ओह, 2019 अमेंडमेंट, ये तो काफी सिग्निफिकेंट बदलाव है। पहले ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती थे। हाँ, पहले ऐसा था। और एक और महत्वपूर्ण बात, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। जी नहीं। ओके, रीअपॉइंटमेंट का न होना ये तो इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि फिर फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स का कोई लालच नहीं रहता। सही है। लेकिन टेन्योर और सर्विस कंडीशंस का डिटर्मिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाना एक स्टेट लेवल बॉडी के लिए, ये उसकी ऑटोनॉमी पर सवाल नहीं खड़े करता? ये एक बहस का मुद्दा जरूर है। हाँ, मतलब क्या इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं बढ़ता? सही है। फेडरल बैलेंस के लिहाज से भी ये मेंस के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। अच्छा, अब जरा रिमूवल प्रोसेस को देखते हैं। उन्हें पद से हटाया कैसे जा सकता है? ये कितना सिक्योर है? रिमूवल प्रोसेस काफी स्पेसिफिक है। गवर्नर हटा सकते हैं SCIC या किसी SIC को, लेकिन कुछ तय ग्राउंड्स पर ही। जैसे अगर वो इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित हो जाएं, या किसी ऐसे अपराध के दोषी पाए जाएं जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड शामिल हो, मतलब नैतिक अधमता। हाँ, ऐसा अपराध जो समाज की नजर में नैतिक रूप से गलत माना जाता है, या फिर अपने कार्यकाल के दौरान ऑफिस के बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में लग जाएं, या गवर्नर की राय में शारीरिक या मानसिक अक्षमता, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी के कारण पद पर बने रहने लायक ना हो, या फिर उन्होंने कोई ऐसा फाइनेंशियल या अन्य इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया हो जिससे उनके ऑफिशियल फंक्शंस पर बुरा असर पड़ने की संभावना हो। ओके, ये तो हुए कुछ ग्राउंड्स। इनके अलावा 2 और ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार और इनकैपेसिटी। अच्छा, लेकिन इन ग्राउंड्स पर रिमूवल के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग और ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। इस मामले में गवर्नर को मैटर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रेफर करना होता है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी? जी हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद पाता है कि हाँ, हटाने का कारण सही है और वो ऐसी सलाह देता है, तभी गवर्नर उन्हें हटा सकते हैं। और ये प्रोसेस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मैंडेटरी है इन 2 ग्राउंड्स पर, और सुप्रीम कोर्ट की सलाह गवर्नर पर बाइंडिंग होती है, माननी ही पड़ती है। अच्छा, ये बाइंडिंग है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोसेस, ये आयुक्तों को मनमाने ढंग से हटाने के खिलाफ एक मजबूत सेफगार्ड देता है ना? बिल्कुल, इससे उनकी इंडिपेंडेंस को बल मिलता है। जुडिशियल स्क्रूटनी का होना बहुत अहम है। हाँ, पर इसमें एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या ये प्रोसेस बहुत लंबा और कम्बरजम नहीं है? मतलब मान लीजिए मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का बिल्कुल क्लियर केस है, तब भी सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी? इसमें तो काफी टाइम लग सकता है। हाँ, ये बात तो है, इसमें समय लग सकता है।
तो क्या इससे अकाउंटेबिलिटी में देरी नहीं हो सकती है? इंडिपेंडेंस जरूरी है, पर अकाउंटेबिलिटी भी तो चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ चिंता है। इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना हमेशा चैलेंजिंग होता है। प्रक्रिया की जटिलता स्वतंत्रता तो देती है, पर अकाउंटेबिलिटी में देरी का कारण भी बन सकती है। दिस इज अ क्लासिक गवर्नेंस डायलेमा। सही कहा। ओके, लेट्स अनपैक द रियल पावर्स, एसआईसी की शक्तियां और कार्य क्या है। मतलब असल में ये कमीशन जमीन पर करता क्या है? आईटीआई एक्ट को मीनिंगफुल बनाने में इनकी पावर्स कितनी क्रूशियल हैं? मेंस में अक्सर इफेक्टिवनेस पर सवाल बनते हैं, जैसे इवैल्यूएट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन in ensuring the effective implementation of the RTI Act 2005, what are the major challenges faced by it? बिल्कुल, पावर्स ही इस कमीशन को टीथ देती हैं, मतलब ताकत देती हैं। इनके मेन फंक्शंस और पावर्स को हम कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। हाँ, बताइए। पहला, कंप्लेंट हैंडलिंग। ये उन लोगों से कंप्लेंट्स रिसीव करता है और उनकी इंक्वायरी करता है जिन्हें आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने में दिक्कत आई हो। किस तरह की दिक्कतें? जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में पीआईओ ही नियुक्त नहीं है, तो एप्लीकेशन दे कहाँ, या इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया हो, या तय समय सीमा में जवाब ना मिला हो। हाँ, टाइम लिमिट होती है ना? जी, 30 डेज सामान्यतः। या फिर जो जानकारी मिली वो गलत या भ्रामक हो, या जानकारी के लिए मांगी गई फीस अनरीजनेबल हो। बेसिकली अगर सिटीजन को आरटीआई यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एसआईसी इज द प्लेस टू गो। ठीक है। कंप्लेंट्स लेना और जांच करना। दूसरा, इंक्वायरी पावर्स। कमीशन सिर्फ कंप्लेंट आने पर ही नहीं बल्कि सुओ मोटू, मतलब अपनी मर्जी से बिना किसी शिकायत के भी किसी मामले की जांच का आदेश दे सकता है। अच्छा, सुओ मोटू पावर भी है। जी, और जांच करते समय इसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोड की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की पावर्स ये प्रीलिम्स के लिए की है, क्या क्या कर सकते हैं? ये लोगों को समन भेजकर हाजिर होने के लिए कह सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है और उनका इंस्पेक्शन कर सकता है, शपथ पर एविडेंस ले सकता है वगैरह, जैसे एक दीवानी अदालत करती है। काफी सिग्निफिकेंट पावर्स हैं ये। और तीसरा, एनफोर्समेंट एंड डायरेक्शंस। ये पब्लिक अथॉरिटी मतलब सरकारी विभाग या संस्था को निर्देश दे सकता है कि वे इसके निर्णयों का पालन करें। किस तरह के निर्देश? जैसे जानकारी तक एक्सेस देना, पीआईओ नियुक्त करना अगर नहीं है तो, कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली पब्लिश करना ताकि लोगों को मांगनी ही ना पड़े, रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सुधारना और आरटीआई पर ऑफिशियल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना। मतलब ये प्रोएक्टिव रोल भी ले सकता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, पेनल्टीज एंड कॉम्पेंसेशन। अगर कोई पीआईओ बिना किसी रीजनेबल कॉज के इंफॉर्मेशन देने से मना करता है या जानबूझकर देरी करता है या गलत जानकारी देता है या जानकारी नष्ट कर देता है, हाँ, तो कमीशन उस पीआईओ पर पेनल्टी लगा सकता है। ये पेनल्टी अमाउंट याद रखना प्रीलिम्स फैक्ट है, 250 रुपए प्रतिदिन, और ये अधिकतम 25,000 तक हो सकती है। 250 रुपए रोज, मैक्सिमम 25,000। ये पीआईओ की जेब से जाता है। बिल्कुल, ये पीआईओ पर व्यक्तिगत रूप से लगती है। कमीशन संबंधित पीआईओ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश भी कर सकता है उसकी सर्विस रूल्स के तहत। अच्छा, डिसिप्लिनरी एक्शन की रिकमेंडेशन भी? जी, और अगर आवेदक को कोई लॉस या डिट्रीमेंट हुआ है, मतलब कोई नुकसान हुआ है जानकारी ना मिलने से, तो कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए, मतलब मुआवजा देने के लिए भी कह सकता है। वाओ, ये पावर्स तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां, पेनाल्टी लगाने का अधिकार, कॉम्पेंसेशन दिलवाने की क्षमता, ये सब दिखाते हैं कि एसआई सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पास आरटीआई एक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए रियल अथॉरिटी है। गुड गवर्नेंस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। ये पब्लिक अथॉरिटीज को सिटीजन्स के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह बनाता है। हाँ, बनाता तो है, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, एनफोर्समेंट का चैलेंज। बिल्कुल। अक्सर ये देखा जाता है कि कमीशन के ऑर्डर्स का पालन करने में पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा देरी की जाती है या आनाकानी की जाती है। और दिक्कत ये है कि एसआईसी के पास डायरेक्ट इन्फोर्समेंट पावर, जैसे कि कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स होती हैं, वैसी नहीं है। एग्जैक्टली। अगर पब्लिक अथॉरिटी ऑर्डर नहीं मानती तो एसआईसी पेनल्टी लगा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन रेकमेंड कर सकता है, पर ऑर्डर को खुद एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता एक कोर्ट की तरह। ये इसकी इफेक्टिवनेस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल डिफिकल्टी है। अगर पीआईओ या डिपार्टमेंट
कमीशन के आदेश को गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर आरटीआई एक्ट का पर्पस ही क्या रह जाएगा? सही बात है। ऑर्डर्स का टाइम बाउंड कंप्लायंस न होना ये आरटीआई की आत्मा को कमजोर करता है। इसके सॉल्यूशन के लिए शायद स्ट्रॉन्गर लीगल बैकिंग चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। मेंस के एनालिसिस में ये पॉइंट जरूर आना चाहिए, इन्फोर्समेंट गैप। अच्छा, व्यक्तिगत मामलों के अलावा एसआईसी का एक और रोल है ना, पूरे राज्य में आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना और रिपोर्टिंग करना। हाँ, ये भी इसका एक अहम काम है। कमीशन अपनी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट का क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को और उस पर क्या एक्शन लिया गया या लिया जाना है उसके ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन के साथ स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष रखती है, मतलब विधानसभा और अगर है तो विधान परिषद में। अच्छा, लेजिस्लेचर के सामने प्रीलिम्स अलर्ट, रिपोर्ट गोज टू स्टेट गवर्नमेंट व्हिच देन लेज इट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेटिव ओवरसाइट सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जी। तो संक्षेप में कहें तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य स्तर पर इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण प्रहरी, एक वॉचडॉग है। हाँ, बिल्कुल। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी की तरह ही काम करता है, बस इसका जुरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आने वाले पब्लिक अथॉरिटीज तक सीमित होता है। जी, जुरिस्डिक्शन का फर्क है। और ये गवर्नमेंट्स को सिटीजन सेंट्रिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, वक्त हो गया आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को फटाफट रिकैप करने का, स्पेशली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। हाँ, जरूर, क्विक रिकैप। एस्टैब्लिशमेंट आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 15 के तहत, याद रहे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कंपोजिशन एक एसआईसी प्लस अधिकतम 10 एसआईसीज, संख्या स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ओके। अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं एक कमिटी की सिफारिश पर। कमिटी सीएम एज चेयर, लोप नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर। कमिटी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट, गो ऑन। टेन्योर एंड कंडीशंस कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सैलरीज अलाउंसेस वगैरह भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। पोस्ट 2019 अमेंडमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। 2019 अमेंडमेंट याद रखना है, एंड नो रीअपॉइंटमेंट। ओके। रिमूवल गवर्नर द्वारा कुछ ग्राउंड्स पर सीधे हटाया जा सकता है, जैसे इंसॉल्वेंसी, मॉरल टर्पिट्यूड, लेकिन प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरी है और उसकी सलाह बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी मैंडेटरी फॉर मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, बाइंडिंग एडवाइस, गॉट इट। पावर्स कंप्लेंट्स की इंक्वायरी, सुओ मोटो पावर, सिविल कोर्ट की पावर्स, समनिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। पेनल्टी लगा सकते हैं 250 रुपए डे, मैक्स 25,000 रुपए। डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं एंड कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। वाइड पावर्स इंक्लूडिंग पेनल्टी एंड कॉम्पेंसेशन। रिपोर्टिंग एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती है। लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। परफेक्ट प्रीलिम्स रिकैप और मेंस के लिए कुछ एनालिटिकल टेकअवेज जो हमने डिस्कस किए। हाँ। पहला, इंडिपेंडेंस का सवाल, अपॉइंटमेंट कमेटी का स्ट्रक्चर और 2019 अमेंडमेंट के बाद टेन्योर सर्विस कंडीशंस का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिटर्मिनेशन, ये एसआईसी की ऑटोनॉमी को कैसे प्रभावित करता है, इस पर सोचना है। जी। दूसरा, इफेक्टिवनेस एंड लिमिटेशंस, आरटीआई को लागू करने में एसआईसी कितना प्रभावी है। एनफोर्समेंट पावर्स की कमी, जैसे कंटेम्प्ट पावर्स का ना होना, ये एक बड़ी चुनौती है। इन्फोर्समेंट गैप। तीसरा, कंप्लायंस में चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और डिपार्टमेंट्स की तरफ से एसआईसी ऑर्डर्स को लागू करने में आनाकानी, ये आरटीआई की इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। हाँ, ये जमीनी हकीकत है। और चौथा, वो बैलेंसिंग एक्ट, इंडिपेंडेंस जो टेन्योर सिक्योरिटी रिमूवल प्रोसेस से मिलती है और अकाउंटेबिलिटी जो रिपोर्टिंग रिमूवल मैकेनिज्म से आती है, पर प्रोसेस की जटिलता और इन्फोर्समेंट इश्यूज से चैलेंज होती है। इनके बीच सही संतुलन कैसे बने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस सब एनालिसिस के लिए। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन निस्संदेह भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नागरिकों को एम्पावर करता है और शासन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने की दिशा में एक जरूरी प्रयास है। ये आरटीआई एक्ट की स्पिरिट को, उसकी आत्मा को जमीनी स्तर पर जिंदा रखता है। बिल्कुल सही कहा।
लेकिन जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न हम सब के लिए छोड़ जाते हैं। मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए खास तौर पर अपने आदेशों को लागू करवाने में जो मुश्किलें आती हैं, उनके मद्देनजर क्या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस को और अधिक शक्तियां जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी पावर्स या बेहतर संसाधन दिए जाने चाहिए, या फिर ऐसा करने से शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा? मतलब कैसे इस वॉचडॉग को और मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि ये ट्रांसपेरेंसी के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका और बेहतर ढंग से निभा सके? ये एक बड़ा सवाल है। इस पे जरूर विचार करें। और हाँ, इस टॉपिक की और गहरी समझ के लिए एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 63 पढ़ना ना भूलें। सारे डिटेल्स वहां मिल जाएंगे। बिल्कुल। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.